हर्ष कह रहा है सर आज आपको भी अपने सीएस के दिन याद आ गए होंगे, आ रहे होंगे। बिल्कुल आ रहे हैं यार, ऐसे ही पढ़ाइयाँ होती थी तब भी। चलो 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 फटाफट आगे। हाँ, जनरल मीटिंग का चैप्टर तो, और साथ साथ एग्जाम क्वेश्चंस का भी डिस्कशन। हाँ जी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो अब आपको मालूम है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब मोर देन 50% वोट्स, और अगर इक्वालिटी हो जाए तो कास्टिंग वोट बाय द चेयरपर्सन। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब एग्जैक्ट 75% वोट्स अमंगस दोज विच आर वैलिड वोट्स बाय द गिवन बाय द मेंबर। जो वैलिड वोट्स डाले गए हैं उसमें से एग्जैक्ट 75% या उससे ज़्यादा। और इसी के ऊपर एग्जाम में पूरा एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने उठाकर कि भाई टोटल 100 मेंबर थे, और 100 मेंबर में से 80 मेंबर्स ने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया, 20 मेंबर्स ने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, 80 ने पार्टिसिपेट किया, 20 ने पार्टिसिपेट नहीं किया। आउट ऑफ 80 मेंबर्स, लेट अस से 40 मेंबर्स ने फेवर में वोट दिया, और 10 मेंबर्स ने अगेंस्ट में वोट दिया, और 20 मेंबर्स ने वोट नहीं दिया, नो नो वोटिंग, चुप रहे, साइलेंट। और उसके बाद साथ में ये भी बोला कि 10 वोट ऐसे भी रहे जो इनवैलिड थे, स्माइली बना दी 10 लोगों ने, 10 लोगों ने स्माइली बना दी। तो 40 फेवर में, 10 अगेंस्ट में, और 20 साइलेंट रहे, वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। 100 में से प्रेजेंट ही 80 थे, पहले तो प्रेजेंट वर 80, टोटल 100 हैं, 80 प्रेजेंट हैं, 40 फेवर में, 10 अगेंस्ट में, 20 साइलेंट एंड 10 आर मेकिंग स्माइली। तो रेजोल्यूशन पास या फेल, रेजोल्यूशन पास या फेल। तो आंसर इज रेजोल्यूशन इज पास। फैजान 100 में से 100 नहीं देता आईसीएस है। ये तुम्हारे मतलब क्लास, क्या क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 की बातें कर रहे हो क्या, जैसे स्कूल में आते थे। चलो आ जाएगा। वेल, सीएस सीएस क्वालिफाई होना इंपॉर्टेंट है, ग्रुप पास होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ इधर आ जाओ अभी। हाँ, तो रेजोल्यूशन इज पास, रीजन बीइंग जो वैलिड वोट्स हैं उसमें 40 वोट फेवर में है, 10 अगेंस्ट में है, टोटल 50 हैं, तो उसमें से देखूं तो 80% फेवर में है और 20% अगेंस्ट में है, तो परसेंटेज वाइज आपका हो गया रेजोल्यूशन पास, बिल्कुल हो गया। आगे बढ़ते हैं, और ये रेजोल्यूशन आप एजीएम, ईजीएम या ई वोटिंग या पोस्टल बैलेट से भी पास कर सकते हैं। अब ये सब जनरल डिस्कशन की ज़रूरत भी नहीं है अभी यहाँ पर। और मीटिंग्स एजीएम होती है, ईजीएम होती है, और किस तरीके से होती हैं उन सब कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, नोबडी इज आस्किंग द क्वेश्चन ऑन दिस। ये तो इंट्रोडक्शन, ऑब्वियसली जब हमने फुल रिवीजन किया था तो इंट्रोडक्शन के लिए रेलिवेंट था। अब जो रेलिवेंट है ये याद रखो, अब तो इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए। फर्स्ट एजीएम कितने टाइम में करवानी है? विद इन मैक्सिमम 9 मंथ्स ऑफ द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई, आरओसी कैन नॉट गिव एनी एक्सटेंशन बियॉन्ड 9 मंथ्स। आरओसी 9 महीने के ऊपर कोई एक्सटेंशन दे नहीं सकता। तो इट इज़ मैंडेटरी कि आपको फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब करवानी है? विद इन मैक्सिमम 9 मंथ्स। कहाँ से विद इन मैक्सिमम 9 मंथ्स? कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जब कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होगा उसके बाद 9 महीने के अंदर अंदर एजीएम करवानी है। उसके बाद नहीं। हाँ, दैट इज एयर। आरओसी हैज नो पावर, आरओसी हैज नो पावर टू extend the time period of first AGM. So it shall not be necessary for the company to hold the AGM in the year of incorporation. जिस कैलेंडर ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उस साल AGM करवानी जरूरी नहीं है। तो आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अक्टूबर 2022, और आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है 31 मार्च 2023। 6 महीने का छोटा सा फाइनेंशियल ईयर है। 31 मार्च 2023 के बाद विद इन 9 मंथ्स एजीएम करवाओ, कहानी खत्म। तो 31 मार्च 2023 प्लस 9 मंथ्स 31 दिसंबर 2023 तक एजीएम हो जानी चाहिए, फर्स्ट एजीएम। सब्सिक्वेंट एजीएम में आ जाइए। और जब हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट एजीएम मतलब सेकंड एजीएम, थर्ड एजीएम, तो 3 टाइम लिमिट्स हैं। हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम करवाना मैंडेटरी है। इट इज़ मैंडेटरी फ्रॉम सेकंड एजीएम ऑनवर्ड्स। फर्स्ट एजीएम के लिए मैंडेटरी नहीं था कि फर्स्ट एजीएम फर्स्ट कैलेंडर ईयर में होनी चाहिए। सेकंड एजीएम ऑनवर्ड्स हम बात करते हैं। इन ईच कैलेंडर ईयर देयर हैज़ टू बी 1 एजीएम। और कैलेंडर ईयर का मतलब 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक एक एजीएम हर साल करवाना मैंडेटरी है। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनीज, ऑल कंपनीज। प्लस 2 कॉन्जिक्यूटिव एजीएम्स के बीच में मैक्सिमम गैप 15 मंथ्स होगा। 15 मंथ से ज़्यादा का गैप अलाउड नहीं है। और फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के बाद, जिस दिन बैलेंस शीट बनती है, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के बाद विद इन 6 मंथ्स एजीएम करवाना मैंडेटरी है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ पहले समझाया हुआ है। 3 टाइम लिमिट्स हैं, तीनों में से विच एवर इज मोस्ट स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट, मोस्ट स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट, उसके अंदर आपको एजीएम करवानी है। और अगर एजीएम नहीं करवाई तो सेक्शन 99 में
फाइन पेनल्टी उधर दिया हुआ है, फाइन दिया हुआ है। पहले दिन का फाइन 1 लाख रुपए होता है और फिर दूसरे दिन से 5,000 रुपए पर डे टिल द डिफॉल्ट कॉन्टिन्यूस, जब तक आप एजीएम नहीं करवा लेते। सो दैट इज देयर। तो एजीएम आपको करवानी है इन तीनों टाइम लिमिट्स में, विच एवर इज मोस्ट स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट। और अगर लिस्टेड कंपनी की बात करें, अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है और टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज ऑफ इंडिया में आती है, तो टाइम लिमिट और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता है। आपको एजीएम करवानी है विद इन मैक्सिमम 5 मंथ्स, विद इन मैक्सिमम 5 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अब इसमें एक कहानी ज़रूर है कि अगर आप एजीएम टाइम लिमिट के अंदर नहीं करवा पा रहे हैं, आरओसी हैज़ द पावर टू गिव द एक्सटेंशन। कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, फ्लड आ गया, कोई भी स्पेशल रीज़न है, आरओसी एक्सटेंशन दे सकता है मैक्सिमम 3 मंथ्स। नीचे लिखा ही है, आरओसी एक्सटेंशन दे सकता है मैक्सिमम 3 मंथ्स। और अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन। फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सेक्शन 2 क्लॉज 41 एग्जाम में क्वेश्चन ही आया हुआ है। इन जनरल फाइनेंशियल ईयर आपको मालूम है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। लेकिन अगर आपकी कंपनी की होल्डिंग कंपनी, सबसी कंपनी, एसोसिएट कंपनी इंडिया के बाहर है और उस कंट्री में, उस देश में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च नहीं होता है, कुछ और होता है, और आप चाहते हो कि इंडिया में आपकी जो कंपनी है, इंडिया में जो आपकी कंपनी है, मतलब आपकी होल्डिंग सबसे इंडिया के बाहर है, इंडिया में जो आपकी कंपनी है, आपका फाइनेंशियल ईयर आपकी होल्डिंग सबसे या एसोसिएट कंपनी के साथ मैच हो जाए, सेम हो जाए फाइनेंशियल ईयर, और जो बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं वो उनके साथ सेम डेट्स पे मैच हो जाए, तो आप इंडिया में रीजनल डायरेक्टर के पास एप्लीकेशन फाइल करेंगे फॉर्म RD1 में कि सर हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दो, और RD आपको परमिशन देगा कि आपका फाइनेंशियल ईयर हम चेंज कर देते हैं इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल ईयर ऑफ योर होल्डिंग कंपनी, सबसे कंपनी आउटसाइड इंडिया। तो फिर आप चेंज कर पाओगे ताकि आपकी सेम डेट की कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट हो पाए, कंसोलिडेशन ऑफ पीएनएल अकाउंट हो पाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेट हो पाए, तो ये अलाउड है। लेकिन अब इस सबसे हटकर एक चीज़ है, आपकी कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, आपकी कंपनी का सबसे पहला फाइनेंशियल ईयर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है जनवरी फरवरी मार्च के महीने में, तो जो 31 मार्च पहली आएगी ना, वो आपकी फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग नहीं होगी। जो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर की 31 मार्च आएगी वो आपकी फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होगी। और अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है अप्रैल से लेकर दिसंबर के महीने में, अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच में, तो जो भी पहला 31 मार्च सामने आ जाएगा, फर्स्ट 31 मार्च, वहीं पर आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होगा। आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 नवंबर 2022, तो आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग 31 मार्च 2023। पहला फाइनेंशियल ईयर सिर्फ 5 महीने का, सेकंड फाइनेंशियल ईयर 12 महीने ऑनवर्ड्स हो जाएगा। आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी 2023 को, तो आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो वो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट है। एजीएम जो करवानी है, अब साथ में एग्जाम क्वेश्चन भी आ जाएगा, एजीएम जो करवानी है कितने टाइम में करवानी है, तो हम कहते हैं जी एजीएम शेल बी कॉल्ड ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। 9 AM टू 6 PM के बीच में एजीएम शुरू हो जानी चाहिए, खत्म आप रात को 10 बजे करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग टाइम 9 AM और 6 PM के बीच में बिजनेस आवर्स में शुरू हो जानी चाहिए। एजीएम आप नेशनल हॉलिडे वाले दिन नहीं करवा सकते, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को नहीं करवा सकते। और एजीएम आपको रजिस्टर्ड ऑफिस वाले दिन, रजिस्टर्ड ऑफिस पे करवानी है, या फिर सम अदर प्लेस विद इन द सेम सिटी टाउन और विलेज वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, ईदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और विद इन द सेम सिटी टाउन और विलेज। लेकिन इसकी अब कुछ एक्सेप्शंस हैं। और क्या एक्सेप्शंस हैं? अगर आपकी कंपनी है अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी में भी पब्लिक कंपनी में भी प्राइवेट कंपनी, और आपके 100% मेंबर्स, सारे के सारे मेंबर्स कंसेंट देते हैं कि चलो एजीएम अंडमान निकोबार में करवाते हैं, चलो गोवा में करवाते हैं, चलो लक्षद्वीप में करवाते हैं, चलो जम्मू कश्मीर में करवाते हैं, एनी प्लेस बट विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया नहीं, तो आप कहीं भी करवा लो पूरे इंडिया में। अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है और आपके 100% सारे मेंबर्स रिटर्न कॉन्सेंट देते हैं कि एजीएम हम ऑल ओवर इंडिया कहीं भी करवाएंगे, घूमना फिरना हो जाएगा, दैट इज देयर। और हो सकता है प्राइवेट कंपनी है, लाला और लाली 2 ही शेयर होल्डर हैं और वही दोनों 2 डायरेक्टर हैं, तो कंपनी के खर्चे पर कहीं पर भी जाना और घूमना फिरना हो जाएगा। एज डायरेक्टर तो कंपनी उनका एक्सपेंस बियर करेगी। इसके अलावा एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया कि एबीसी लिमिटेड एक कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है जिसमें 95% शेयर्स फ्रेंच शेयर होल्डर्स, फॉरेन शेयर होल्डर्स होल्ड कर रहे हैं, और इंडियन शेयर होल्डर्स सिर्फ 5% होल्ड कर रहे हैं। फॉरेन शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि इंडियन कंपनी की एजीएम फ्रांस में हो, फ्रांस में हो, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? और जो 5% इंडियन शेयर होल्डर्स हैं वो भी एग्री कर रहे हैं, और जो 95% फ्रेंच शेयर होल्डर्स हैं वो भी एग्री कर रहे हैं कि एजीएम फ्रांस में कर लेते हैं, इंडिया के बाहर कर लेते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज नो, इंडिया के बाहर नहीं कर सकते। इंडिया में आप कहीं भी घुमाओ, इंडिया में आप कहीं भी घुमाओ,
इंडिया के बाहर नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। वेल एक्सेप्शन नंबर 2, अब ये भी ध्यान से पढ़ो और साथ साथ एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी आ गया। एक्सेप्शन नंबर 2 क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट मे एग्जम्प्ट एनी क्लास ऑफ कंपनीज फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को एग्जम्प्ट कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पावर का इस्तेमाल किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जम्पशन दे सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाकर गवर्नमेंट कंपनीज को एग्जम्प्ट कर दिया, और गवर्नमेंट कंपनीज को बोला कि आप अपनी एजीएम, गवर्नमेंट कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, अपनी एजीएम कहीं भी करवा सकती है। वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अप्रूव इन दिस बिहाफ, एनी अदर प्लेस ऑल ओवर इंडिया आप करवा लो, एनी अदर प्लेस ऑल ओवर इंडिया करवा लो, एज द गवर्नमेंट में अप्रूव इन दिस बिहाफ। अगर आपकी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 45। आपको मालूम है गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है? इन विच 51% पेड अप कैपिटल और मोर देन 51% पेड अप कैपिटल इज हेल्ड आइदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय बोथ, और अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। तो एग्जम्पशन सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज को है जहां पर 51% पेड अप कैपिटल सीजी या एसजी या पार्टली वो होल्ड करते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया कि पीक्यूआर लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज होल्डिंग 40% शेयर्स, एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड जनरल पब्लिक आर होल्डिंग 20% शेयर्स, तीनों के पास 20%। तो ये जो पीक्यूआर लिमिटेड है, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है, और क्या ये अपनी एजीएम ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी करवा सकते हैं विद द सीजी अप्रूवल? आंसर इज नो, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, और ये ऑल ओवर इंडिया अपनी जनरल मीटिंग कहीं अपनी मर्जी से नहीं करवा सकती है, या गवर्नमेंट की परमिशन लेकर नहीं करवा सकती, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 51% होल्ड नहीं कर रही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ 40% होल्ड कर रही है। तो गवर्नमेंट कंपनी ही नहीं है। क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो फिर आपको अपनी एजीएम कहाँ करवानी है? रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही करवानी है, या फिर विद इन सेम सिटी ही करवानी है? दैट इज देयर। पास्ट एग्जाम क्वेश्चन हम साथ साथ करते जा रहे हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 41 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ऑलरेडी करवा दिया, ऑलरेडी डन। देन गोइंग ऑन फर्दर, आई से एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हमारी होल्डिंग कंपनी ब्राजील में है, सबसी कंपनी इंडिया में है, और ब्राजील में फाइनेंशियल ईयर होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो इस केस में क्या हमारी इंडियन सब्सिडरी कंपनी अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकती है? प्रोसीजर बताओ। तो प्रोसीजर बड़ा सिंपल है, रीजनल डायरेक्टर के पास एप्लीकेशन फाइल करो फॉर्म RD1 में, और उनको बोलो कि हमारी होल्डिंग कंपनी ब्राजील में है, वहां पर फाइनेंशियल ईयर इज 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, तो हमें भी इंडिया में अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। RD से अप्रूवल ले लो और आप अपना इंडियन सब्सिडरी कंपनी अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। देन सेक्शन 99, अगर आपने टाइम से एजीएम नहीं करवाई और टाइम लिमिट आपने जंप कर दी, तो फाइन मैंने बताया 1 लाख रुपए प्लस 5,000 रुपए पर डे। पहले दिन का फाइन मतलब मोस्ट स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट जिस दिन आपने जंप की है, पहले दिन का फाइन 1 लाख रुपए, दूसरे दिन से सेकंड डे ऑनवर्ड्स 5,000 रुपीज पर डे चलेगा टिल द डिफॉल्ट कॉन्टिन्यूस, जब तक आप एजीएम नहीं करवा लेते। और सेक्शन 96, 97, 98 तीनों को कॉन्ट्रावीन करने के लिए फाइन सेम है। सर याद करना पड़ेगा, देखो अब वेल नॉर्मली तो मैं कहता हूँ टेंशन मत लो फाइन पेनल्टी की, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया तो कुछ पता नहीं। पिछले 20 अटेम्प्ट में 2 या 3 बार पूछा है एग्जाम में, पिछले 20 अटेम्प्ट में सिर्फ 2 या 3 बार की फाइन पेनल्टी बता दो। सेक्शन 97, इस साल हमारी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एजीएम करवाई ही नहीं और मोस्ट स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट चली गई। एनी सिंगल मेंबर होल्डिंग ओनली 1 शेयर, any single member holding only 1 share can file application to NCLT, हमारी AGM करवा दो। NCLT will pass the order, तथास्तु आपकी AGM करवा रहे हैं, and NCLT may or may not allow 1 man quorum in the AGM. NCLT may or may not allow proxy to be counted in quorum. तो अगर NCLT allow करेगा तो 1 man quorum भी हो जाएगा और proxy भी quorum में count होगा। That is there. सेक्शन 100, और इसके ऊपर बड़ा सिंपल एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो 100 सबसेक्शन 1 तो बस इतना कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जब मन करेगा तब एजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करवा सकते हैं। और ईजीएम का क्या मतलब होता है? 2 एजीएम्स के बीच में जब मन करे तब करवा लो। ऐसा कोई काम करना है जिसको हम नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक डिले नहीं कर सकते तो आप बीच में करवा सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जब मन करता है एज एंड व्हेन दे डीम फिट दे कैन कॉल द ईजीएम, सेक्शन 100 सबसेक्शन 1। अब सुनो जरा ध्यान से, अब बात हो रही है कि ईजीएम करवानी कहाँ है। तो ईजीएम के ऊपर कोई डेट टाइम प्लेस के ऊपर इन जनरल कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, लेकिन हम ये बोलते हैं ईजीएम कैन बी कन्वीन्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया। इंडिया में ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पर भी करवा लो, वो एक मतलब सिंपल फ्लेक्सिबिलिटी है
और आपको एजीएम की तरह नहीं है कि रजिस्टर्ड ऑफिस पे करवानी है या विद इन सेम सिटी करवानी है। लेकिन ईजीएम की खास बात क्या है, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, a wholly owned subsidiary company of a company incorporated in outside India, फॉरेन कंपनी की इंडियन होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी अपनी ईजीएम इंडिया के बाहर करवा सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जांपल के तौर पे वॉल्ट डिज्नी अमेरिका इज होल्डिंग 100% शेयर्स ऑफ वॉल्ट डिज्नी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और वॉल्ट डिज्नी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अपनी ईजीएम इंडिया के बाहर करवा सकती है, अलाउड है। एनुअल जनरल मीटिंग में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है इंडिया के बाहर वाली, ईजीएम में एक केस में है, और वो केस क्या है, इंडियन होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ फॉरेन कंपनी वो अपनी ईजीएम इंडिया के बाहर करवा सकती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एग्जाम क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात कर रहे हैं 100 सबसेक्शन 2 में, any member or members who are holding minimum 10% voting power of the company, who are holding minimum 10% voting right of the company will 10% voting right ही लिखना आप एग्जाम में, they can give the request or requisition to the board of directors की हमारी requisitioned EGM करवा दो, requisitioned EGM हमारी रिक्वेस्ट पे करवा दो, और जिन कामों के लिए करवानी है वो हमने ऑलरेडी नोटिस में मेंशन कर दिया है, अपने रिक्वेस्ट में मेंशन कर दिया है। तो अगर और ऐसे ही अगर कंपनी इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो भी, having share capital तो भी और not having share capital तो भी, members who are holding 10% voting right as on the date of deposit of requisition, जिस दिन requisition दे रहे हैं उनके पास उस दिन 10% voting power होना चाहिए, उससे पहले ना हो बाद में ना हो चलेगा, उस दिन उनके पास 10% वोटिंग राइट है जिस दिन डिपॉजिट कर रहे हैं रिक्विजिशन कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, उनके ऊपर स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि रिक्विजिशन ईजीएम करवानी पड़ेगी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिक्विजिशन रिसीव करने के बाद विद इन 21 डेज इफेक्टिव स्टेप्स लेने हैं ईजीएम करवाने के लिए, और ईजीएम करवानी है विद इन 45 डेज, ईजीएम करवानी है विद इन 45 डेज। नाउ द पॉइंट इज कि जिस दिन आप रिक्वेस्ट दे रहे हो ना वो काउंटिंग में काउंट नहीं करना, मतलब 1 सितंबर को रिक्वेस्ट आई है तो आप काउंटिंग ध्यान से करना, 1 सितंबर को रिक्वेस्ट आई है तो 1 सितंबर को काउंटिंग में काउंट नहीं करना, 1 सितंबर प्लस 21 डेज तो 22 सितंबर हो जाएगा। और अगर 45 डेज की बात हो रही है तो 1 सितंबर को छोड़कर 2 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक 29 डेज, और उसके बाद आज से अक्टूबर के 16 डेज, तो 16 अक्टूबर तक 45 डेज के अंदर अंदर ईजीएम करवानी है, रिक्विजिशन ईजीएम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, उनकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। एग्जाम में कैलकुलेशन पूछते हैं, कैलकुलेशन पूछी हुई है तो ये याद रखना कि जिस दिन रिक्विजिशन डिपॉजिट हुई है वो काउंटिंग में काउंट नहीं करना। और उसके बाद अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 21 डेज में इफेक्टिव स्टेप्स नहीं लेते और 45 डेज में ईजीएम नहीं करवाते तो उस केस में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दैट केस, हाँ जी उस केस में क्या होगा, तो फिर हम कहते हैं वो जो रिक्विजिशनिस्ट हैं वो खुद अपनी ईजीएम खुद करवा सकते हैं, कितने टाइम में करवा सकते हैं, विद इन मैक्सिमम 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्विजिशन, जिस दिन उन्होंने रिक्विजिशन कंपनी को पास जमा करवाई थी उसके बाद विद इन 3 मंथ्स अपनी ईजीएम खुद करवा सकते हैं। तो 1 सितंबर को जमा करवाई थी तो 1 सितंबर से प्लस 3 मंथ्स के अंदर अपनी ईजीएम खुद करवा सकते हैं अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नहीं करवाई। तो ये सारी चीजें एग्जाम में आ चुकी हैं, बी रेडी फॉर दिस। प्लस ये कहते हैं कि रिक्विजिशनिस्ट उसी तरीके से मीटिंग करवाएंगे जिस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करवाते, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करवाते तो उसी तरीके से मीटिंग करवाएंगे, ज्यादा लेविश एक्सपेंस नहीं करेंगे, और जो रीजनेबल एक्सपेंस करेंगे रीजनेबल वो रिक्विजिशनिस्ट वो कंपनी से रिकवर करेंगे वापस, और कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रेम्युनरेशन में से, उनकी सैलरी में से रिकवर कर लेगी। तो अभी और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि इतना ही एग्जाम में पूछा गया, तो इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बाकी याद रखिएगा, जहां तक रिक्विजिशन ईजीएम की बात है और रिक्विजिशनिस्ट खुद करवा रहे हैं, रिक्विजिशनिस्ट खुद अपनी रिक्विजिशन ईजीएम करवा रहे हैं, तो वो आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पे करवानी है या विद इन सेम सिटी टाउन और विलेज करवानी है, जो विद इन 3 मंथ्स करवा रहे हैं, और नेशनल हॉलिडे वाले दिन नहीं करवानी है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करवा देते तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करवाते तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, अगर खुद करवा रहे हैं रिक्विजिशनिस्ट तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो फॉलो करनी पड़ेंगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 98 पे आ जाते हैं, और सेक्शन 98 ऐसे तो एग्जाम में कभी नहीं आया लेकिन 2 लाइनों में बोलकर खत्म करूंगा कि अगर ईजीएम करवाना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, हम 3 चीजें बोलते हैं, इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू आइदर कॉल द ईजीएम और कन्वीन द ईजीएम और होल्ड द ईजीएम, या तो कॉलिंग नहीं करवा पा रहे या कॉल कर ली नोटिस चला गया, होल्ड नहीं कर पा रहे, या फिर होल्ड भी कर लिया लेकिन उसको कंडक्ट नहीं कर पा रहे, तो इन तीनों केसेस में any member or director can file the request to NCLT कि sir there is impracticability in calling or holding or convening the EGM, या फिर NCLT suo moto भी देख सकता है और EGM करवा सकता है। Now in this case once again NCLT may allow one man quorum, may not allow, or NCLT may or may not allow the proxy to be counted as
in the quorum in this EGM conducted by NCLT. तो ये हो गया आपका well I'll say section 98. तो सेक्शन 96 हो गया, 97 हो गया, 98 हो गया, 99 हो गया, 100 हो गया, 5 सेक्शन हो गए अभी तक आपके यहाँ पर। और रूल 17 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने रूल 17 ऑलरेडी पहले ही कवर कर दिया। और फिर भी अगर एक लाइन देखनी है तो वो देख लीजिए कि इस मीटिंग में रिक्विजिशन, जब रिक्विजिशनिस्ट अपनी मीटिंग खुद करवाते हैं तो नोटिस भेजते हैं बाय स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड। ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं चलता, कुरियर भी नहीं चलता, हैंड डिलीवरी भी नहीं चलती। यहाँ पर सिर्फ स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड चलता है। दैट इज देयर। तो दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 17 फ्रॉम माय साइड। बाकी तो कुछ चीज़ें और हैं कि भाई कोविड चल रहा है, तो कोविड चलते हुए कोविड के टाइम में एमसीए का नोटिफिकेशन आया कि आप अपनी जनरल मीटिंग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवा लो, जनरल मीटिंग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवा लो। कोविड चलते हुए ये आया उनकी तरफ से। अब कन्वीनिंग की बात हो रही है तो हम आगे अब थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन फर्दर। तो एक चीज़ मैं आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा, आगे जब बढ़ेंगे सेक्शन 101 टू 107 नोटिस, कोरम, चेयरमैन, जनरल मीटिंग, वो सब कुछ मतलब बेसिकली हम बात करेंगे प्रॉक्सी और वेल पोल और कहना चाहिए कि ये जितने भी प्रोविजंस आने वाले हैं। आर्टिकल्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी कैन ओवर रूल 101 टू 107 एंड 109। अपनी मतलब प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स में जो लिखेगी उसी को फॉलो करेगी और कंपनी को ये सब कुछ फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, गॉट दैट? तो पब्लिक कंपनी ओवर रूल नहीं कर सकती, प्राइवेट कंपनी कर सकती है। अब आ जाते हैं यहाँ पर सेक्शन 101 में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम 101। सो वेल आई विल से 101 के बारे में कुछ बातें आपको ऑलरेडी मालूम है। 21 क्लियर डेज नोटिस देना है, एजीएम का भी, ईजीएम का भी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सबको। लेकिन प्राइवेट कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स में इसको चेंज कर सकती है ना, 21 क्लियर डेज को 7 डेज कर दो, 3 डेज कर दो। आर्टिकल्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी कैन ओवर रूल 101 टू 101। खैर हम फिलहाल ये मान लेते हैं 21 क्लियर डेज नोटिस देना ही है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सबको इन जनरल। अगर प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल साइलेंट है, अब ये 21 डेज में आपको 3 चीजें काउंट नहीं करनी है। डेट ऑफ जनरल मीटिंग काउंट नहीं करना है, डेट ऑफ डिस्पैच काउंट नहीं करना है, और अगर आप बाय पोस्ट भेज रहे हो नोटिस, अगर आप नोटिस भेज रहे हो बाय पोस्ट, वेल बाय भारतीय डाक सेवा, तो उस केस में जब कंपनी नोटिस डिस्पैच करती है, पोस्ट में डालती है, तो उसके बाद 48 आवर्स काउंटिंग में काउंट नहीं करने, विच आर रिक्वायर्ड टू मेक द डिलीवरी ऑफ द नोटिस इफेक्टिव इन द पोस्ट। तो वो 48 आवर्स काउंट नहीं करने। अगर कंपनी नोटिस भेजती है बाय ईमेल, तो फिर आप ये 48 आवर्स वाला फंडा नहीं करोगे। अगर ईमेल से जा रहा है तो उस केस में क्या बोलोगे, जिस दिन ईमेल किया वो काउंटिंग में काउंट नहीं होगा 21 डेज में, और जिस दिन जनरल मीटिंग हो रही है वो भी 21 डेज में काउंट नहीं होगा, विल नॉट बी काउंटेड इन 21 डेज। गेटिंग दिस? अगर बाय पोस्ट जा रहा है तो फिर वेल 48 आवर्स और बीच में से हटा दीजिए आप। और बैकवर्ड वर्किंग करवाएंगे एग्जाम में आपको। 30 सितंबर की एजीएम है, 30 सितंबर को आप काउंटिंग में काउंट नहीं करोगे, उससे पहले 9 सितंबर टू 29 सितंबर, 9 टू 29 काउंटिंग में काउंट होगा। उससे पहले 7 सितंबर और 8 सितंबर 48 आवर्स काउंटिंग में काउंट नहीं होगा। और उससे पहले 6 सितंबर को आप नोटिस डिस्पैच करोगे, 6 सितंबर को नोटिस डिस्पैच करोगे तो वो भी काउंटिंग में काउंट नहीं होगा। तो 6 सितंबर को नोटिस डिस्पैच, बैकवर्ड वर्किंग करके पूछेंगे कि बताओ वेल नोटिस ठीक है या नहीं है। और या तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा कि डेट ऑफ जनरल मीटिंग ये है, नोटिस इस दिन भेजा, चेक करो कि 21 क्लियर डेज पूरा हुआ या नहीं हुआ, चेक करो। सो दैट इज सिंपल स्टोरी ओवर देयर इन द एग्जाम्स। तो वो आपको 21 क्लियर डेज काउंट करना चाहिए। और अगर ईमेल है, 30 सितंबर की जनरल मीटिंग है, तो 9 से लेकर 29 सितंबर 21 डेज काउंटिंग में काउंट होंगे। उससे पहले 8 सितंबर को, 8 सितंबर को मेल डाल दो, ईमेल, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, तो 8 सितंबर काउंटिंग में काउंट नहीं होगा, 30 सितंबर भी काउंट नहीं होगा, और बीच में 9 से लेकर 29 सितंबर आपको क्लियर डेज मिलने चाहिए। और ये 21 डेज में सैटरडे संडे भी आता है, नेशनल हॉलीडे भी आता है, सब आता है इसके अंदर, सब आता है। आई होप गेटिंग दैट। देन सेक्शन 101, if the notice is sent less than 21 clear days before the general meeting, अगर नोटिस भेजा गया है less than 21 clear days before the general meeting, then the consent of the members of such shorter notice must be obtained। अब नोटिस भेजा गया 8 दिन पहले, 10 दिन पहले, जनरल मीटिंग से पहले, तो इन दैट केस शॉर्टर नोटिस वैलिड है अगर कंसेंट मिल जाए। अब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भाई वेल एजीएम के केस में कितने मेंबर्स की कंसेंट चाहिए, तो कंसेंट ऑफ 95% मेंबर्स ऑफ द कंपनी बाय नंबर इज रिक्वायर्ड। 95% बाय वोटिंग राइट नहीं, 95% बाय नंबर। कंपनी में 100 शेयर होल्डर हैं तो 100 में से 95 शेयर होल्डर्स की कंसेंट चाहिए, रिटन कंसेंट चाहिए जनरल मीटिंग शुरू होने से पहले, जनरल मीटिंग शुरू होने से पहले। एंड इन केस ऑफ द ईजीएम, द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल
और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल चेक करना पड़ेगा। अगर ईजीएम हो रही है तो कितने मेंबर्स की कंसेंट चाहिए? कंसेंट ऑफ द मेंबर्स हु आर होल्डिंग मेजॉरिटी बाय नंबर एंड आल्सो होल्ड 95% वोटिंग राइट ऑफ द कंपनी। मेजॉरिटी बाय नंबर भी होना चाहिए, 95% वोटिंग राइट भी होना चाहिए, डुअल क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, इनकी रिटन कंसेंट चाहिए जनरल मीटिंग शुरू होने से पहले। रिटन कंसेंट चाहिए कि शॉर्टर नोटिस के लिए हम एग्री करते हैं, तो फिर आप जनरल मीटिंग करवा पाओगे। कंपनी इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो हम कहते हैं कंसेंट ऑफ द मेंबर्स हु आर हैविंग 95% वोटिंग राइट इन द कंपनी। और यहाँ पर 95% वोटिंग राइट का मतलब 95% बाय नंबर ही होता है, वन मेंबर वन वोट, तो 95% मेंबर्स 95% वोटिंग राइट्स, उनकी रिटन कंसेंट चाहिए। एंड ऑब्वियसली ये वो मेंबर्स हैं हु आर एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशंस, तो उनकी कंसेंट चाहिए। और प्लस नीचे एक चीज़ और लॉ मेकर ने लॉ में लिखी है कि अगर कोई मेंबर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, और उसके पास कुछ रेजोल्यूशंस पे वोट करने का राइट है, कुछ रेजोल्यूशंस पे वोट करने का राइट नहीं है, मान लो कि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तो जिन रेजोल्यूशंस पे उसको वोट करने का राइट है उसकी कंसेंट उन्हीं रेजोल्यूशंस के लिए चाहिए। जहां पर उसके पास वोटिंग राइट नहीं है उसके लिए उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कंसेंट नहीं चाहिए उन आइटम्स के लिए जिनमें उसके पास वोटिंग राइट नहीं है। अब एक चीज़ और आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा ही दिया सेक्शन 96 के बारे में, और अब शॉर्टर नोटिस भी आपने देख ही लिया, यू हैव सीन द शॉर्टर नोटिस ऑल्सो। तो 21 क्लियर डेज नोटिस भी हो गया, शॉर्टर नोटिस भी हो गया आपका। अब नोटिस के बारे में एक सवाल क्वेश्चन पेपर में जो आया कि भाई अगर एमडी ने, कंपनी सेक्रेटरी ने नोटिस भेजा विदाउट द कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो क्या नोटिस वैलिड है? इन जनरल नो, लेकिन नोटिस भेजने के बाद जनरल मीटिंग होने से पहले बीच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उस नोटिस को कंफर्म कर दिया, रेटिफाई कर दिया, तो वो नोटिस वैलिड है। केस का नाम आरओसी वर्सेस हेक्राफ्ट गोल्ड रिडक्शन ओवर देयर। देन गोइंग ऑन फर्दर इनटू दिस, हु आर द पीपल एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस, तो कंपनी के मेंबर को नोटिस जाएगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जाएगा, ऑडिटर्स को जाएगा, डायरेक्टर्स को जाएगा, इन सब लोगों को कंपनी का नोटिस जाएगा। और सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड कहता है अगर मेंबर की डेथ हो गई है और उसकी इंटीमेशन मिली है कंपनी को, तो उसमें अगर उस मेंबर ने डेथ से पहले नॉमिनी अपॉइंट किया था तो नॉमिनी को नोटिस जाएगा। और अगर से अगर अगर दो या दो से ज़्यादा ज्वाइंट शेयर होल्डर्स थे और उनमें से एक की डेथ हो गई है तो जो दूसरा ज्वाइंट शेयर होल्डर है उसको नोटिस चला जाएगा। नो इन दैट केस, और अगर सारे ज्वाइंट शेयर होल्डर्स की डेथ हो गई है तो उनके नॉमिनी को नोटिस चला जाएगा। और अगर उन लोगों ने नॉमिनी अपॉइंट किया ही नहीं था तो फिर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। प्लस देन वी आर सेइंग नोटिस क्या सेक्रेटेरियल ऑडिटर को जाएगा या नहीं जाएगा? सेक्शन 101 में लिखा है कि नोटिस, या 101 102 में लिखा हुआ है, 102 में, वेल 101 102 जो भी हम उठाकर पढ़ते हैं कि भाई नोटिस विल बी गिवन टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। वहां पर सेक्शन में क्या लिखा है लॉ मेकर ने? स्टैट्यूटरी ऑडिटर को नोटिस जाएगा, लेकिन वहां पर सेक्रेटेरियल ऑडिटर नहीं लिखा। तो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड में आईसीएसआई ने लिखा कि सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, वेल सेक्रेटेरियल ऑडिटर को भी नोटिस जाएगा और डिवेंचर ट्रस्टी को भी नोटिस जाएगा। एजीएम ईजीएम दोनों का नोटिस, एजीएम ईजीएम दोनों का नोटिस जाएगा एवरी जनरल मीटिंग, एजीएम ईजीएम। तो मेंबर्स के साथ साथ डायरेक्टर्स को भी जाएगा, ऑडिटर्स को भी जाएगा, सेक्रेटेरियल ऑडिटर को भी जाएगा और डिवेंचर ट्रस्टी को भी जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्या एनुअल जनरल मीटिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नोटिस इनको भी जाएगा, सेक्रेटेरियल ऑडिटर को? आंसर इज यस, बिल्कुल जाएगा। प्लस कह रहे हैं सेक्रेटेरियल ऑडिटर को अगर कंपनी से एग्जम्पशन नहीं मिली, अगर कंपनी से एग्जम्पशन नहीं मिली तो उसके ऊपर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है कि या तो वो खुद आएगा एजीएम अटेंड करने के लिए, या फिर वो अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा, और वो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। तो सेक्रेटेरियल ऑडिटर को अगर नोटिस, वेल बुलाया तो है, ये नोटिस तो जाएगा, उसकी ड्यूटी है एजीएम में आना, अनलेस की कंपनी उसको एग्जम्प्ट कर दे। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो प्रैक्टिसिंग सीएस है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर केरला गया था, केरला, और वहाँ कोची में तूफान आया, फ्लड आया और उसमें फंस गया, और जिस फ्लाइट से रात को वापस आना था उस फ्लाइट में आ नहीं पा रहा। अब अगले दिन सुबह एजीएम अटेंड करना मैंडेटरी है और कंपनी ने उसको वेवर नहीं दिया, तो क्या अब वो क्या करे? तो आंसर है कि वो किसी और दूसरे क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी को अपना ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बनाकर एजीएम अटेंड करने के लिए भेज दे। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, दिस इज एग्जामिनेशन क्वेश्चन। देन टॉकिंग अबाउट दैट, वेल आई विल से, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम कह रहे हैं चेयरमैन मे इनवाइट द सेक्रेटेरियल ऑडिटर और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव टू एनी अदर जनरल मीटिंग ऑल्सो। इसमें थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर मामला, क्योंकि ऊपर तो लॉ मेकर ने या एसएस में आईसीएसआई ने खुद ही लिखा है कि नोटिस इन राइटिंग ऑफ एवरी जनरल मीटिंग, एजीएम ईजीएम दोनों ही सेक्रेटेरियल ऑडिटर को जाएंगे। तो नीचे ये मे कहाँ से आ गया? जब ऊपर लिखा है शैल बी गिवन, तो ये मे तो गलत है कि सेक्रेटेरियल ऑडिटर को ईजीएम के लिए इनवाइट करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें।
ये तो गलत है। ऊपर जो SS1 में लिखा है, SS2 में लिखा है पैरा 1.2.1 में, वो सही है कि नोटिस तो जाएगा ही जाएगा, तो मतलब इनविटेशन तो जाएगा। बाकी सेक्रेटेरियल ऑडिटर के ऊपर एनुअल जनरल मीटिंग में आना ऑब्लिगेशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में आना ऑब्लिगेशन नहीं है। कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि कंपनी को नोटिस एजीएम ईजीएम दोनों का देना ही देना है सेक्रेटेरियल ऑडिटर को, लेकिन सेक्रेटेरियल ऑडिटर के ऊपर ऑब्लिगेशन है टू अटेंड द एजीएम, देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू अटेंड द ईजीएम, दैट इज देयर। तो वो एक चीज बस ध्यान रखिएगा यहाँ पर थोड़ी सी, दैट इज देयर। एंड बाकी नीचे लिखा है ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हु अटेंड्स द जनरल मीटिंग शेल आल्सो बी ए क्वालिफाइड सेक्रेटेरियल ऑडिटर, वही प्रैक्टिसिंग सीएस होना चाहिए जिस ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जा रहा है। सर्विस ऑफ नोटिस के लिए बात होती है कि वेल अगर मेंबर कंपनी को नोटिस भेज रहे हैं तो किस तरीके से भेजेंगे, मेंबर्स कंपनी को कोई नोटिस भेज रहे हैं तो किस तरीके से भेजेंगे, कंपनी नहीं मेंबर्स को, मेंबर्स नोटिस भेज रहे हैं कंपनी को तो किस तरीके से भेजेंगे। तो यहाँ पर लिखा है रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, courier or by leaving at the registered office, hand delivery or by email or by any other prescribed mode, जो अभी तक prescribed नहीं है। अब इसमें एग्जाम क्वेश्चन आया, एग्जामिनेशन क्वेश्चन, कि कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि हमको तो नोटिस सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से ही आएगा, और मेंबर ने क्या किया, उठाकर कुरियर कर दिया। तो कंपनी ने कहा कि हम तो नहीं मानते कि हमको नोटिस मिला है। तो क्या कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिख सकते हैं कि हमको तो नोटिस सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से आएगा और बाकी सारी चीज़ें बेकार हैं और हम और कोई नोटिस एक्सेप्ट करेंगे नहीं? क्या कंपनी अपने आर्टिकल्स में ऐसा लिख सकती है? आंसर इज नो। आर्टिकल्स कैन नॉट ओवर रूल सेक्शन 20, सेक्शन 20 की बात हो रही है, तो आर्टिकल्स कैन नॉट ओवर रूल द लॉ। नाइदर पब्लिक कंपनी नॉर प्राइवेट कंपनी, दोनों में से किसी भी कंपनी के आर्टिकल सेक्शन 20 को ओवर रूल नहीं कर सकते। तो कंपनी ने अगर अपने आर्टिकल्स में लिखा कि हम तो सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट लेंगे, तो आर्टिकल्स आर इनवैलिड टू दैट एक्सटेंट, दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी विद लॉ। सेक्शन 6 कहता है आर्टिकल्स आर इनवैलिड टू द एक्सटेंट दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी विद लॉ। तो भाई अगर मेंबर ने कुरियर भेजा है तो कुरियर लेना ही पड़ेगा आपको। प्लस इसके नीचे अब एक चीज़ और भी है, अगर अब कंपनी नोटिस भेज रही है मेंबर्स को, तो जब कंपनी नोटिस भेज रही है मेंबर्स को, व्हेन द कंपनी इज सेंडिंग द नोटिस टू द मेंबर या टू द आरओसी, कंपनी सेंडिंग द नोटिस टू द आरओसी टू द मेंबर, तो 6 तरीके हैं, ऑर्डिनरी पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, हैंड डिलीवरी, ईमेल और फैक्स, और एनी अदर मेथड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, जो कि अभी तक प्रिस्क्राइब्ड है नहीं। या ये याद रखिएगा कि ये 6 तरीके हैं। अगर मेंबर कोई रिक्वेस्ट करता है कंपनी को कि मुझे एक स्पेसिफिक तरीके से ही नोटिस भेजना, एक पर्टिकुलर मोड में, ओनली रजिस्टर्ड पोस्ट, मेरी रिक्वेस्ट है, और उसका जो खर्चा है एडवांस मनी में जमा करवा देता हूं एज डिटरमाइंड बाय द एजीएम ऑफ द कंपनी, तो कंपनी फिर उस पर्टिकुलर मेंबर को उसी तरीके से भेजेगी, क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट कंपनी ने मानी है और उसने एडवांस मनी कंपनी के पास जमा करवाई है उस पर्टिकुलर मोड के लिए, तो कंपनी फिर उसी पर्टिकुलर मोड में उस मेंबर को भेजेगी। प्लस साथ में ये करें, कुरियर वो होता है जो कुरियर एजेंसी के थ्रू जाता है और कुरियर बॉय साइन करवाता है, वो तो सबको पता ही है, एवरीबॉडी नोज दैट। नोटिस शैल बी सेंट टू द मेंबर्स एज पर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, ईमेल, बट नॉट बाय ऑर्डिनरी पोस्ट अगर मामला ई वोटिंग का और पोस्टल बैलेट का है, 108 और 110 का मामला है, तो वेल उस केस में रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, ईमेल करेंगे, ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं करेंगे, हैंड डिलीवरी नहीं करेंगे। प्रैक्टिकली तो सारी कंपनीज ईमेल करती हैं, लेकिन याद रखना 4 तरीके से कर सकते हैं, ऑर्डिनरी पोस्ट अलाउड नहीं है और हैंड डिलीवरी भी अलाउड नहीं है ई वोटिंग में और पोस्टल बैलेट में, दैट इज देयर। देन गोइंग ऑन फर्दर, सेक्शन 102, आपको मालूम है 4 बिजनेस ऑर्डिनरी, बाकी सारे स्पेशल। 4 ऑर्डिनरी बिजनेस कौन से होते हैं एजीएम में? एजीएम में 4 बिजनेस ऑर्डिनरी कौन से होते हैं? 4 ऑर्डिनरी बिजनेस कौन से होते हैं? We'll continue up to 9 PM only and then I'll leave, then I'll leave। तो अब फटाफट तो 4 ऑर्डिनरी बिजनेस कौन से होते हैं एजीएम में? Well, we say adoption of balance sheet P&L account, number 1. Number 2, declaration of final dividend as recommended by board of directors and approved by shareholders by OR. Number 3, बैलेंस वेल आई से जो रोटेशनल डायरेक्टर रिटायर हो रहा है उसको रीअपॉइंट करना है या उसकी जगह किसी और को अपॉइंट करना है। नंबर 4, ऑडिटर का 5 साल का टेन्योर कंप्लीट हो रहा है तो उसको रीअपॉइंट करना है या उसकी जगह किसी और को अपॉइंट करना है, प्लस उसकी रेम्युनरेशन फिक्स करनी है। ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं और बाकी सारे स्पेशल बिजनेस, कोई भी 5वां 6वां बिजनेस होगा। 4 ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं जाएगी, लेकिन कोई 5वां 6वां बिजनेस करेंगे तो उसके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना मैंडेटरी है इन द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। ईजीएम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में ऑल बिजनेसेस आर डीम्ड टू बी स्पेशल, और आपको हर बिजनेस के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्यों देते हैं? उसमें वो मटेरियल फैक्ट्स बताते हैं, किसी डायरेक्टर का, प्रमोटर का, उनके रिलेटिव्स का, केएमपी का, वेल मैनेजर का
कहीं कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट है तो वो बताया जाता है, और प्लस ये है कि शेयर होल्डर्स को हेल्प की जा रही है टू मेकअप देयर माइंड कि वो रेजोल्यूशन के फेवर में वोट देना चाहते हैं या अगेंस्ट में। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पढ़ो, सोचो समझो कि आप रेजोल्यूशन के फेवर में वोट देना चाहते हो या अगेंस्ट में। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं कोरम के बारे में, अब सुनना जरा ध्यान से, अब जो बोल रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनीज में कोरम इन द जनरल मीटिंग, हाँ जी, कोरम इन द जनरल मीटिंग कितना चाहिए होता है प्राइवेट कंपनीज में? मिनिमम 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, प्रॉक्सीज आर नॉट काउंटेड इन द कोरम। पब्लिक कंपनीज में कोरम कितना चाहिए होता है? जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पब्लिक कंपनीज में कोरम कितना चाहिए होता है? इट डिपेंड्स कि पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ मेंबर्स हैं एग्जैक्ट 1000 और लेस, तो मिनिमम 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। अगर आपके पास नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 1001 टू 5000, तो मिनिमम 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। अगर आपके पास मेंबर्स हैं 5001 और मोर, तो मिनिमम 30 members personally present is quorum in case of public companies, that is required over there। और कुछ भी हो, proxies are not counted in the quorum in general। वो NCLT का ऑर्डर पे AGM EGM हो रही है, NCLT may or may not allow proxy in the quorum, वो एक अलग बात है, बट इन जनरल proxies are never counted in the quorum। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया कि पब्लिक कंपनी है, 2505 मेंबर हैं, बताइए कोरम कितना चाहिए? सिंपल क्वेश्चन कि भाई मिनिमम 15 मेंबर्स कोरम चाहिए, क्योंकि हम सेकंड वाले स्लैब रेट में आ रहे हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में। उसके अलावा अगर कोरम नहीं आया, कोरम कितने टाइम में आ जाना चाहिए? विद इन 30 मिनट्स। कोरम का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कन्वीन द मीटिंग। तो मिनिमम मेंबर्स कितने टाइम में आ जाने चाहिए? तो हम कहते हैं वेल विद इन मैक्सिमम half an hour of the scheduled time as per the notice of general meeting। if quorum is not present within half an hour of the scheduled time, अगर आधे घंटे में कोरम नहीं आया तो इन केस ऑफ, अगर आपकी वो रिक्विजिशन ईजीएम थी जो रिक्विजिशनिस्ट खुद करवा रहे थे विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्विजिशन, और वो बदतमीज खुद ही नहीं आए, वो नालायक खुद ही नहीं आए, देन द मीटिंग स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। तो वो ईजीएम डिसॉल्व हो गई, क्योंकि मतलब रिक्विजिशन ईजीएम एक तो वो खुद करवा रहे हैं रिक्विजिशनिस्ट, और वो खुद ही नहीं आए, तो फिर मान लिया जाएगा कि मीटिंग डिसॉल्व हो गई। ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी एजीएम है या ईजीएम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करवा रहे हैं सुओ मोटो, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 45 डेज में ईजीएम करवा रहे हैं आफ्टर रिसीविंग द रिक्विजिशन, तो उस केस में अगर कोरम नहीं आया, देन द जनरल मीटिंग इज ऑटोमेटिकली एडजर्न्ड टू द नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस, और एनी अदर डे एज मे बी डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स करेंगे उस दिन भी जाएगा। अब बहुत ध्यान से सुनना, चाहे आपकी जनरल मीटिंग कोरम नहीं आया, मीटिंग इज ऑटोमेटिकली एडजर्न्ड टू द नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस, और एनी अदर डे डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो चाहे नेक्स्ट वीक सेम डे हो रहा है, चाहे एनी अदर डे डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो रहा है, दोनों केसेस में आपको न्यूज़पेपर में एडवांस नोटिस फिर से देना है, 3 days एडवांस नोटिस। कंपनी शेल गिव 3 days एडवांस नोटिस, फ्रेश एडवांस नोटिस टू ऑल द मेंबर्स, ईदर इंडिविजुअली, या तो ऑल मेंबर्स के पास इंडिविजुअली भेजो, और बाय 2 न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स, 1 इंग्लिश 1 वर्नाकुलर। छोटी मोटी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, या सालोमन टाइप पब्लिक कंपनी है, इंडिविजुअली भेजो। और अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो इन दैट केस 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दो, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं तो। लेकिन 3 days एडवांस नोटिस देना दोनों केसेस में मैंडेटरी है, चाहे नेक्स्ट वीक सेम डे हो, चाहे एनी अदर डे डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो। एग्जाम में गड़बड़ मत करना। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ, नेक्स्ट वीक एडजर्न जनरल मीटिंग हो रही है और वहां पर फिर से कोरम नहीं आया, नेक्स्ट वीक एडजर्न जनरल मीटिंग हो रही है और वहां पर फिर से कोरम नहीं आया, तो हम कहते हैं आधा घंटा तो हम वेट करेंगे, आधा घंटा तो हम वेट करेंगे कोरम आने के लिए एडजर्न जनरल मीटिंग में। लेकिन आधे घंटे के अंदर अंदर मान लो सिर्फ 2 आए, 3 आए, पब्लिक कंपनी है, 5 नहीं आए, तो जितने आए हैं 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए, उन्हीं को कोरम मान लिया जाएगा। 2 3 4 जितने भी आए हैं उन्हीं को कोरम मान लिया जाएगा, चाहे 5 की या 15 की या 30 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, 2 या 2 से ज्यादा आए हैं तो उन्हीं को कोरम मान लिया जाएगा। सिंगल को कोरम नहीं माना जाएगा, सिंगल को कोरम नहीं माना जाएगा। गिव मी अ थम्स अप, समझ में आ रही है बात? अब एक चीज और ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन। हाँ, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में मेंबर है, अगर एक कंपनी दूसरी, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, मे बी इन इंडिया मे बी आउटसाइड इंडिया, इंडियन कंपनी में शेयर होल्डर है, मेंबर है, अब वो खुद तो चलकर आएगी नहीं बॉडी कॉर्पोरेट, तो बॉडी कॉर्पोरेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेंगे कि जाओ और सो एंड सो जनरल मीटिंग की जिसमें हम मेंबर हैं वहां जाकर जनरल मीटिंग अटेंड करो। अब वो जो चलकर आएगा ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, उसको क्या माना जाएगा? उसको मेंबर पर्सनली प्रेजेंट माना जाएगा या प्रॉक्सी माना जाएगा? क्या माना जाएगा, मेंबर पर्सनली प्रेजेंट या प्रॉक्सी? तो आंसर इज मेंबर पर्सनली प्रेजेंट माना जाएगा। और दूसरी तरफ
वेल आई से अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट हमारी कंपनी की क्रेडिटर है, डिबेंचर होल्डर है, और डिबेंचर होल्डर्स की क्लास मीटिंग हो रही है और वो बॉडी कॉर्पोरेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बॉडी कॉर्पोरेट हमारी डिबेंचर होल्डर है, अगर वो वहां से रेजोल्यूशन पास करते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन, और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं टू अटेंड द क्लास मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, तो ये माना जाएगा कि इट इज अ डिबेंचर होल्डर पर्सनली प्रेजेंट। प्रॉक्सी नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा? मेंबर पर्सनली प्रेजेंट या डिबेंचर होल्डर पर्सनली प्रेजेंट। और एक चीज आपने और भी पढ़ी होगी, आपको याद ही होगी, कि अगर हमारी कंपनी में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मेंबर है, और फिर ये मान लिया जाता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट इज होल्डिंग द शेयर्स इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट इज होल्डिंग द शेयर्स इन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट, और वो ऑफिशियल कैपेसिटी में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या वो गवर्नर ऑफ स्टेट हमारे मेंबर हैं, एज पर आर्टिकल 299 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज पर आर्टिकल 300 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो हमारे मेंबर्स हैं, वो हमारे मेंबर्स हैं। नाउ द पॉइंट इज कि अगर अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ द स्टेट हमारी कंपनी में मेंबर्स हैं ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो वो अगर अपना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं हमारी कंपनी में जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो उसको भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को माना जाएगा मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, उसको प्रॉक्सी नहीं माना जाएगा, और उस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को कोरम में काउंट किया जाएगा, ही विल बी काउंटेड इन द कोरम। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक चीज और, एट द सेम टाइम एग्जाम में तो क्वेश्चन ये भी पूछते हैं क्या प्रॉक्सी कोरम में काउंट होगा, तो आंसर इज obviously the proxy will not be counted in the quorum। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछते हैं क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर कोरम में काउंट होगा, तो हम कहते हैं अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास राइट टू वोट है, तो जिस आइटम पे राइट टू वोट है उस आइटम के लिए कोरम में काउंट होगा, और जिस आइटम पे राइट टू वोट नहीं है उस आइटम के लिए कोरम में काउंट नहीं होगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल बी काउंटेड इन कोरम ओनली फॉर दैट आइटम इन विच ही इज हैविंग द वोटिंग राइट, उसके अलावा वो कोरम में काउंट नहीं होगा। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये सारी चीजें, सेक्शन 112 113 याद आ रहा है, आप लोग लिख भी रहे हैं, हाँ सर सेक्शन 112 113 याद आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सो अब एक सवाल और भी है, एक अकेला व्यक्ति जो है वो जनरल मीटिंग में बैठा है, लेकिन वो कहता है मैं पर्सनल कैपेसिटी में भी मेंबर हूं और मैं किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव भी हूं, मैं खुद भी कंपनी का मेंबर हूं और मैं किसी कंपनी का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी हूं, तो मैं एक नहीं मैं दो काउंट होऊंगा। क्या उसको एक काउंट करेंगे, दो काउंट करेंगे, वन या टू, क्या काउंट करेंगे उसको, कि मैं एक हूं या मैं दो हूं? हाँ जी, वन या टू, क्या काउंट करेंगे? फटाफट फटाफट फटाफट। आई नो दैट देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन यू एंड मी, वो तो पता है मुझे, बिकॉज ऑफ इंटरनेट और यूट्यूब प्रोसेसर। तो आंसर्स आने शुरू हो गए। हाँ जी, कुछ लोग कह रहे हैं वन, कुछ लोग कह रहे हैं टू, तो आंसर इज टू। देखने में वो एक है लेकिन काउंट दो होगा। नंबर वन, वो खुद कंपनी का शेयर होल्डर है, मेंबर है, रजिस्टर मेंबर में उसका नाम है, और नंबर टू, किसी और कंपनी का वो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, तो दो काउंट होगा। और अगर कोई एक आदमी अकेला खुद भी मेंबर है और चार कंपनीज का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, चार कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके उसको ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हुआ है, एक अकेला बैठा तो एक है लेकिन काउंट पांच होगा, काउंट वो पांच होगा, विल बी काउंटेड एज फाइव। हाँ जी, तो अगर एक आदमी दो कैपेसिटीज में बैठा है तो वो दोनों कैपेसिटीज में काउंट होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कर्ता, कर्ता जो है उसने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से, पर्सनल फंड से कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, नंबर वन। नंबर टू, एचयूएफ के बैंक अकाउंट से भी शेयर खरीदे हैं और उसमें वो एज करता होल्ड कर रहा है, तो उसके पास डबल शेयर होल्डिंग है, एक पर्सनल शेयर होल्डिंग, इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग, और नंबर टू एज करता ऑफ एचयूएफ। अब अगर वो जनरल मीटिंग में आता है, बैठता है, तो वो दो काउंट होगा कोरम के अंदर, ही विल बी काउंटेड एज टू। अच्छा, एक आदमी खुद भी आया है और वो चार लोगों का प्रॉक्सी है, एक आदमी 50 लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है, 50 मेंबर्स का, खुद भी आया है और वो 50 लोगों का प्रॉक्सी है, चार लोगों का प्रॉक्सी है, तो वो काउंट एक होगा। वो जो प्रॉक्सी की कैपेसिटी में बैठा है वो काउंट नहीं होगा ना, प्रॉक्सी वाली कैपेसिटी में काउंट नहीं होगा। हाँ जी, क्या वो जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको मेंबर पर्सनली प्रेजेंट माना जाता है, क्या वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा अभी, मैं आपको यहाँ पर टच नहीं करवाऊंगा, अभी कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कशन सिर्फ, हाँ जस्ट अब सिर्फ सुनते जाइएगा, आपके नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, यू आर ऑलरेडी हैविंग योर ओन नोट्स, और मुझे कहते हैं तो मैं भी एक सेकंड लगाकर ओपन कर लेता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड 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 होल्ड।
just to keep it in front of the eyes. Now this is my full-fledged book, but just to keep it in front of eyes. पढ़ने की आवश्यकता वैसे ज़्यादा हमें है नहीं अभी यहाँ पर. चेयरपर्सन, कॉन्सेप्ट ऑफ चेयरपर्सन विल बी टॉकिंग अबाउट सेक्शन 104. तो पहली बात, चेयरपर्सन के बारे में सिर्फ 2-3 लाइनें सुन लीजिए. यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है कभी, दे आर नॉट आस्किंग द एग्जाम. सिर्फ एक एडजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि चेयरमैन के पास पावर टू एडजन जनरल मीटिंग होती है, तो होती है. लेकिन चेयरपर्सन हम कहते हैं 3 प्रकार का होता है. नंबर 1, एज पर टेबल जो सामने दिख रहा है, एज पर टेबल एफ, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे मे अपॉइंट अ चेयरपर्सन, मे नॉट अपॉइंट द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी फॉर अ स्पेसिफिक टेन्योर. और अगर अपॉइंट किया तो वो कोई डायरेक्टर भी हो सकता है और आउटसाइडर भी हो सकता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट इवन एन आउटसाइडर एज चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी. और जिसको भी चेयरपर्सन अपॉइंट करेंगे, ही विल बिकम चेयरपर्सन फॉर ऑल बोर्ड मीटिंग्स ड्यूरिंग द टेन्योर फॉर विच ही इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. Now Mukesh Ambani is appointed as chairman of Reliance Industries Limited for the specific tenure. तो उस tenure में जितनी board meetings होंगी, he will be the chairperson of the company. Number 2, the chairperson, if the chairperson of the company is absent from a particular board meeting for 5 minutes from the scheduled time, या फिर कंपनी के board of directors ने कोई chairperson appoint ही नहीं किया. कंपनी के board of directors ने या तो कोई chairperson कंपनी में appoint ही नहीं किया. हमारी कंपनी में chairperson of the company नाम की कोई चीज़ नहीं है, chairperson of the board of directors नाम की कोई चीज़ नहीं है. एक सिचुएशन है. या फिर सिचुएशन 2, चेयरपर्सन है कंपनी में, चेयरपर्सन अपॉइंट किया है, लेकिन वो एब्सेंट है फ्रॉम द पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग फॉर 5 मिनट्स फ्रॉम द शेड्यूल टाइम. तो जो डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में आए हैं, बैठे हैं, वो अपने में से किसी को चेयरपर्सन अपॉइंट करेंगे. वेल, फॉर दैट पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग ओनली, और वो चेयरपर्सन ऑफ पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग होगा. नंबर 3, जो अब इस चैप्टर के लिए है, जल मीटिंग के चैप्टर के लिए है, और वो जल मीटिंग के चैप्टर के लिए क्या है, सेक्शन 104 की तरफ आते हैं. और सेक्शन 104 कहता है कि जल मीटिंग के केस में पहली चीज, अगर आपकी कंपनी के आर्टिकल्स में कुछ लिखा है कि चेयरपर्सन कैसे अपॉइंट होगा, चेयरपर्सन ऑफ जल मीटिंग, तो उसी तरीके से अपॉइंट होगा. लेकिन अगर आपकी कंपनी के आर्टिकल्स साइलेंट हैं, अगर आपकी कंपनी के आर्टिकल्स में नहीं बताया कि चेयरपर्सन कैसे अपॉइंट होगा, देन द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट इन द जल मीटिंग विल इलेक्ट वन अमंगस देमसेल्व्स बाय शो ऑफ हैंड्स एज चेयरपर्सन ऑफ दैट जल मीटिंग. अगर आर्टिकल साइलेंट है तो जो मेंबर्स आए हैं, बैठे हैं, अपने में से एक मेंबर को इलेक्ट करेंगे एज चेयरपर्सन बाय शो ऑफ हैंड्स फॉर दैट जल मीटिंग, अगर कंपनी के आर्टिकल साइलेंट है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ जल मीटिंग. बट शो ऑफ हैंड्स पे जो चेयरपर्सन अपॉइंट हुआ, कुछ मेंबर्स को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने सेक्शन 109 में पोल डिमांड किया कि पोल करवा दो नया चेयरपर्सन अपॉइंट करने के लिए. तो फटाफट पोल करवाया जाएगा, फटाफट पोल करवाया जाएगा इमीडिएटली, और पोल में नया चेयरपर्सन अपॉइंट होगा तो ही विल बिकम चेयरपर्सन फॉर द रेस्ट पार्ट ऑफ द जल मीटिंग. बाकी याद रखना, अगर कंपनी के आर्टिकल्स कुछ कहते हैं कि चेयरपर्सन कैसे अपॉइंट होगा, तो फिर चेयरपर्सन उसी तरीके से अपॉइंट होगा. और हमारे लिए आर्टिकल्स का मतलब क्या है? हमारे लिए आर्टिकल्स का मतलब है टेबल एफ. और टेबल एफ में रेगुलेशन 45, 46, 47 दिया हुआ है. और उसमें क्या लिखा हुआ है? 45, 46, 47 में क्या लिखा हुआ है? एक लाइन में अगर बोलूं तो ये बोलते हैं कि चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी अगर कोई है तो वो चेयरपर्सन ऑफ द जल मीटिंग हो जाएगा. लेकिन अगर वो चेयरपर्सन ऑफ जल मीटिंग बनने में इंटरेस्टेड नहीं है, या वो एब्सेंट है फॉर 15 मिनट्स फ्रॉम द शेड्यूल टाइम, या फिर आया है लेकिन इंटरेस्टेड नहीं है, अनविलिंग है, आज मैं चेयरपर्सन का काम नहीं करूंगा, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आए हैं, बैठे हैं, वो अपने में से किसी एक डायरेक्टर को चेयरपर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर जल मीटिंग अपॉइंट करेंगे. लेकिन अगर सारे के सारे डायरेक्टर एब्सेंट हैं, या फिर डायरेक्टर्स प्रेजेंट हैं लेकिन अनविलिंग है सारे के सारे, तो फिर जो मेंबर्स आए हैं, जो शेयर होल्डर्स आए हैं, वो अपने में से एक मेंबर को अपॉइंट करेंगे एज चेयरपर्सन ऑफ दैट जनरल मीटिंग. तो ये चीज़ टेबल एफ में लिखी है. और इसके अलावा जो एग्जाम में क्वेश्चन आया वो ये आया कि क्या चेयरपर्सन के पास पावर है टू एडजन द मीटिंग. तो टेबल एफ में ही बताया गया है, चेयरपर्सन मे with the permission of जल मीटिंग by ordinary resolution he may adjourn the जल मीटिंग. मतलब कोरम आया है, कोरम है, तो उस केस में चेयरपर्सन कोरम से परमिशन लेकर, जो मेंबर्स आए हैं उनसे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से परमिशन लेकर जल मीटिंग एडजर्न कर सकता है, लेकिन परमिशन लिए बिना नहीं कर सकता है. और दूसरी चीज़ ये है, जो लाइन नंबर 2 में लिखा है शेल, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर जल मीटिंग ऑर्डर देती है बाय पासिंग द
ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चेयरपर्सन को कि एडजन करो, तो चेयरपर्सन को एडजन करना पड़ेगा, फिर चेयरपर्सन की मर्जी नहीं चलेगी कि मैं एडजन नहीं करता। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो मैं इससे ज़्यादा और डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। वैसे तो बहुत कुछ है, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, बट आई विल नॉट गो इन मोर डिटेल देन दिस। अब एक चीज़ और बस यहाँ याद रखना, अगर मीटिंग एडजन होती है फॉर 30 डेज और मोर देन 30 डेज तो 21 क्लियर डेज नोटिस दोबारा जाता है। अगर लेस देन 30 डेज के लिए एडजन होगी तो 3 डेज नोटिस इन द न्यूज़पेपर। 30 डेज और मोर देन 30 डेज के लिए एडजन होगी तो वेल इन दैट केस 21 क्लियर डेज नोटिस दोबारा जाएगा। अब प्रॉक्सी के बारे में फटाफट 2-3 मिनट के अंदर फटाफट। तो हम कहते हैं जब कोई मेंबर खुद नहीं आ पाता तो वो अपना प्रॉक्सी अपॉइंट करता है, लेकिन मेंबर जो है ही शैल हैव द राइट टू अटेंड एज वेल एज राइट टू वोट। जिस मेंबर के पास दोनों राइट हैं, राइट टू अटेंड द जनरल मीटिंग एंड राइट टू वोट एट द जनरल मीटिंग, वो आदमी अपनी जगह अपना प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है इन द फॉर्म MGT 11। और ये प्रॉक्सी जो है ये मेंबर भी हो सकता है और ये मेंबर ना हो तो भी चलेगा। लेकिन अगर कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है तो प्रॉक्सी खुद कंपनी का मेंबर पहले से होना चाहिए, अगर सेक्शन 8 कंपनी है। अगर सेक्शन 8 कंपनी नहीं है तो आप किसी को भी प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो। तो अपॉइंट करने वाला व्यक्ति मेंबर है, लेकिन जिसको अपॉइंट किया जा रहा है वो कोई भी हो सकता है। प्रॉक्सी डज नॉट हैव द राइट टू स्पीक, प्रॉक्सी कैन पार्टिसिपेट ओनली इन द पोलिंग और ही कैन पार्टिसिपेट इन द ई वोटिंग इन द जनरल मीटिंग, अगर उसको अपॉइंट करने वाले मेंबर ने पहले से रिमोट ई वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ, तो ही कैन पार्टिसिपेट इन द पोलिंग एंड ऑल दिस। बाकी एक चीज याद रखना, प्राइवेट कंपनी है तो अपने आर्टिकल्स में सब कुछ उल्टा पुल्टा कर सकती है, क्योंकि 1012, 107 एंड 109 को ओवर रूल कर सकती है और 105 को भी ओवर रूल कर सकती है। प्लस देन वी आर सेइंग कि गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी पर्टिकुलर कंपनीज को, जहां पर वेल यहाँ जो भी उन्होंने बोला है, लेकिन रूल 19 में यही लिखा है कि सेक्शन 8 कंपनीज में याद रखिएगा कि जिस व्यक्ति को प्रॉक्सी अपॉइंट किया जा रहा है वो व्यक्ति खुद पहले से कंपनी का मेंबर होना चाहिए। और एक चीज़ और आगे रूल 19 में ही है जो एग्जाम में आया हुआ है, तो हम जंप करके नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। रूल 19 कहता है कि एक व्यक्ति मैक्सिमम 50 पर्सन्स का प्रॉक्सी बन सकता है, मैक्सिमम 50 मेंबर्स का प्रॉक्सी बन सकता है। तो वन सिंगल पर्सन कैन बिकम प्रॉक्सी ऑफ मैक्सिमम 50 मेंबर्स, बट साथ में ये भी ध्यान रखना है कि एग्रीगेट वोटिंग राइट इन द हैंड ऑफ प्रॉक्सी शैल नॉट एक्सीड 10%। लेकिन अब इसकी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? अगर एक सोलो मेंबर के पास मोर देन 10% वोटिंग राइट है और वो किसी को अपना प्रॉक्सी अपॉइंट करता है, देन प्रॉक्सी विल हैव मोर देन 10% वोटिंग राइट। लेकिन उस केस में वो प्रॉक्सी किसी दूसरे या तीसरे मेंबर का प्रॉक्सी नहीं बन सकता उस पर्टिकुलर जनरल मीटिंग के लिए। सो अब एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मिस्टर एक्स के पास 12% वोटिंग राइट है कंपनी में, मिस्टर वाई के पास 13% वोटिंग राइट है कंपनी में, मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड को प्रॉक्सी बनाया तो मिस्टर जेड के पास 12% वोटिंग राइट आ गया। अब मिस्टर वाई उस मिस्टर जेड को प्रॉक्सी बनाना चाहता है। क्या मिस्टर वाई मिस्टर जेड को प्रॉक्सी बना सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि मिस्टर जेड ऑलरेडी मिस्टर एक्स का प्रॉक्सी है और उसके पास ऑलरेडी 12% वोटिंग राइट है। तो अब जो मिस्टर जेड है वो किसी दूसरे व्यक्ति का प्रॉक्सी बन ही नहीं सकता फॉर द सेम जनरल मीटिंग। क्लियर है ना? गिव मी अ थम्स अप। गॉट दैट? अब वापस आ जाइए अब यहाँ पर। तो अब ये एग्जाम क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल रूल 19 सब रूल 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन गोइंग ऑन फर्दर आई विल से, अगर आपकी कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो इन जनरल प्रॉक्सी अपॉइंट करना अलाउड ही नहीं है मेंबर्स को। लेकिन अगर आर्टिकल्स क्लियर कट कहते हैं कि मेंबर कैन अपॉइंट प्रॉक्सी, देन दे कैन ऑल्सो अपॉइंट प्रॉक्सी। कैन द प्रॉक्सी सबमिट द व्यूज इन राइटिंग? नो, क्योंकि सबमिटिंग द व्यूज इन राइटिंग मीन्स you are disturbing the flow of the meeting and this tantamounts to speech over there. Then क्या preference shareholder या defaulting equity shareholder proxy appoint कर सकता है? अगर उसके पास right to vote है तो proxy appoint कर सकता है, अगर उसके पास right to vote नहीं है तो proxy appoint नहीं कर सकता है। That is there. क्या प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड्स में पार्टिसिपेट कर सकता है? आंसर इज इन जनरल नो, लेकिन प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिख सकती है दैट प्रॉक्सी कैन पार्टिसिपेट इन द शो ऑफ हैंड्स। आर्टिकल्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी ओवर रूल 105, दैट इज देयर। देन आई विल जस्ट मूव ऑन फर्दर इनटू दिस। आई विल से एक छोटा सा पॉइंट है कि कंपनी सारे मेंबर्स को प्रॉक्सी फॉर्म भेजती है। आई विल से ऑल टुगेदर ब्लैंक प्रॉक्सी फॉर्म भेजती है जिसमें पहले से वो ब्लैंक होता है और किसी का नाम नहीं लिखा होता है। तो कंपनी शैल एंश्योर द कंप्लायंस बाय सेंडिंग द प्रॉक्सी फॉर्म टू ऑल द मेंबर्स, दैट इज देयर। अब एक चीज़ यहाँ पर छोटी सी जो इंपॉर्टेंट है,
नोटिस के अंदर, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग के अंदर 2 लाइनें लिखना कंपलसरी है, बड़े अच्छे से बड़े कैपिटल में या बोल्ड करके लिखना कंपलसरी है, रीजनेबल प्रोमिनेंस के साथ सब मेंबर्स को सूचित किया जाता है। एवरी मेंबर इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट इफ यू आर नॉट एबल टू अटेंड द जनरल मीटिंग योरसेल्फ, you have the legal right to appoint one or more proxies to attend and will vote in the general meeting on your behalf। तो ये चीज़ लिखनी है नोटिस के अंदर कि अगर आप स्वयं आप आने में असमर्थ हैं तो आप अपनी जगह अपना प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। और इस केस में अगर कंपनी ने नोटिस में ये सेंटेंस लिखा नहीं, अगर गड़बड़ की, तो उस केस में कंपनी के एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए पेनल्टी है 5,000 रुपये, ज़्यादा नहीं है, पेनल्टी इज़ ओनली 5,000 रुपीज़। और वैसे तो नोटिस में ये भी लिखना है, अगर कंपनी सेक्शन 8 कंपनी नहीं है तो नोटिस में ये भी लिखना है कि जिस व्यक्ति को आप प्रॉक्सी अपॉइंट करेंगे उसका पहले से मेंबर होना ज़रूरी नहीं है, उसका पहले से मेंबर होना ज़रूरी नहीं है। देन गोइंग ऑन फर्दर इनटू दिस, आई विल से टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिटिंग द प्रॉक्सी फॉर्म बिफोर द जनरल मीटिंग। टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिटिंग द प्रॉक्सी फॉर्म बिफोर द जनरल मीटिंग। और जब हम टाइम लिमिट की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं 2 बातें इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी है इसके ऊपर कि इन जनरल प्रॉक्सी फॉर्म शैल बी डिपॉजिटेड एटलीस्ट मिनिमम 48 आवर्स, मिनिमम 48 आवर्स बिफोर द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग से कम 48 घंटे पहले जमा करवाना मैंडेटरी है। और साथ में ये भी बोल दिया कि कंपनी, कोई भी कंपनी अपने आर्टिकल्स में 48 आवर्स को बढ़ाकर नहीं लिखेगी। 48 आवर्स का 72 आवर्स, 96 आवर्स, 100 आवर्स या 10 डेज नहीं करेगी या 15 डेज नहीं करेगी। अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में टाइम पीरियड बढ़ाकर लिखा 72 आवर्स, 96 आवर्स, 100 आवर्स, तो उसको मान लिया जाएगा, डीम्ड है, ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि कंपनी के आर्टिकल्स में 48 आवर्स लिखा हुआ है, कंपनी के आर्टिकल्स में 48 आवर्स लिखा है, ये मान लिया जाएगा। तो किसी भी कंपनी को अपने आर्टिकल्स में, बेसिकली पब्लिक कंपनी बोलूंगा, अपने आर्टिकल्स में 48 आवर्स को इंक्रीज करना अलाउड नहीं है। प्राइवेट कंपनीज को तो स्पेशल एग्जाम्पशन मिली हुई है, तो पब्लिक कंपनीज अपने आर्टिकल्स में 48 आवर्स को इंक्रीज नहीं कर सकती। अगर इंक्रीज करके लिखा तो भी माना यही जाएगा कि आर्टिकल्स में 48 आवर्स लिखा है। और मेंबर कैन, अगर उस केस में मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है 72 आवर्स बिफोर द जनरल मीटिंग, लेकिन मेंबर ने प्रॉक्सी फॉर्म जमा करवाया है कंपनी के पास 50 आवर्स, 50 घंटे पहले, जनरल मीटिंग से पहले, 48 घंटे पहले तो हो गया। आर्टिकल्स में लिखा है मिनिमम 72 आवर्स बिफोर द जनरल मीटिंग। आर्टिकल्स कंप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन एज पर लॉ तो हमने सही फॉर्म जमा करवाया है 48 आवर्स बिफोर द जनरल मीटिंग। तो क्या चेयरमैन ये प्रॉक्सी फॉर्म एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है? क्या कंपनी सेक्रेटरी, क्या कंपनी वो प्रॉक्सी फॉर्म एक्सेप्ट करने से मना कर सकती है? आंसर इज नो, आपको लेना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या आर्टिकल्स में 48 आवर्स को डिक्रीज कर सकते हैं? आंसर इज यस। ये भी लिख सकते हैं कि प्रॉक्सी फॉर्म कैन बी डिपॉजिटेड 30 मिनट्स बिफोर जनरल मीटिंग, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। Then I'll say absolute prohibition on inviting the proxy. प्रॉक्सीज इनवाइट करना मना है। अगर प्रॉक्सीज इनवाइट करते हैं तो 50,000 का फाइन है। प्रॉक्सी फॉर्म में पहले से किसी का नाम लिखकर देना मना है, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। और इसके अलावा क्या प्रॉक्सी रिवोक हो जाता है? तो रेवोकेशन के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हाँ जी, रिवोक हो जाता है। अगर मेंबर ने लेटर ऑफ रेवोकेशन जनरल मीटिंग से पहले कंपनी को दे दिया तो प्रॉक्सी रिवोक हो जाएगा। या फिर अगर मेंबर अनसाउंड माइंड हो गया, या उसकी डेथ हो गई, या उसने शेयर बेच दिए जनरल मीटिंग से पहले और उसकी इंटीमेशन मिल गई कंपनी को जनरल मीटिंग से पहले, तो भी प्रॉक्सी रिवोक हो जाएगा। प्लस वी आर सेइंग अगर सोलो मेंबर खुद ही पहुंच गया जनरल मीटिंग शुरू होते ही, तो भी प्रॉक्सी को भगा देंगे, प्रॉक्सी रिवोक हो जाएगा। और अगर जनरल मीटिंग से पहले दूसरा प्रॉक्सी फॉर्म आ गया, वैलिड प्रॉक्सी फॉर्म, तो एक प्रॉक्सी फॉर्म आया 54 आवर्स बिफोर जनरल मीटिंग और दूसरा प्रॉक्सी फॉर्म आया 48 आवर्स बिफोर जनरल मीटिंग, तो जो 48 आवर्स बिफोर जनरल मीटिंग आया वो वैलिड है, जो 54 आवर्स पहले आया था वो रिवोक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। तो रिवोकेशन के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लास्टली स्पीकिंग, एक दो चीज़ें जो और ख़त्म करते हुए यहाँ पर बात करना चाहूँगा आपके साथ टुवर्ड्स द एंड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ई वोटिंग कौन सी कंपनीज के लिए मैंडेटरी है? तो वो लिस्टेड कंपनीज जो जिनके इक्विटी शेयर्स मेन बोर्ड पे लिस्टेड हैं, एनएससी बीएससी पे, उनके यहाँ ई वोटिंग कंपलसरी है। और एसएमई कंपनीज हैं तो ई वोटिंग नहीं करवाना। अगर एसएमई बोर्ड पे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के या एनएससी के एसएमई बोर्ड पे हैं, तो वहाँ ई वोटिंग मैंडेटरी नहीं है, एग्जम्प्ट है। या आपकी स्टार्टअप पब्लिक कंपनी है, स्टार्टअप पब्लिक कंपनी और इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, तो भी ई वोटिंग करवाना जरूरी नहीं है। तो ई वोटिंग जरूरी सिर्फ किसके लिए है? उन लिस्टेड कंपनीज के जिनके लिए जिनके इक्विटी शेयर्स listed hai on the main board of NSE BSE, and then unlisted companies having 1000 members or more, उनके लिए भी ई वोटिंग करवाना मैंडेटरी है, लेकिन निधि कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं है, याद रखिएगा, रिमेंबर दैट।
देन आई से पोस्टल बैलेट की, अच्छा ई वोटिंग का पूरा प्रोसेस मैंने आपको पिछले दिनों में रिवीजन में करवाया था, वो पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करवाना बनता नहीं है, वो आपको खुद ही रिवाइज करना है। एंड देन पोस्टल बैलेट सेक्शन 110 सेक्शन 110, कंपनी हैविंग 201 मेंबर्स और मोर, 201 मेंबर हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो उनके लिए कंपलसरी है दे शैल ट्रांजेक्ट 10 आइटम्स बाय पोस्टल बैलेट विच आर नोटिफाइड बाय सीजी इन द रूल नंबर 22। वो 10 आइटम्स की लिस्ट है, एग्जाम में कभी भी नहीं पूछी, एक बार भी नहीं पूछी कि वो 10 आइटम्स कौन सी हैं जिनके लिए पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है। बाकी हम कहते हैं ये जो कंपनी है 201 मेंबर या उससे ज़्यादा हैं, तो इट मे ट्रांजेक्ट अदर आइटम्स बाय पोस्टल बैलेट वॉलंटरली, अदर आइटम्स बाय पोस्टल बैलेट वॉलंटरली, जो कि सीजी ने नोटिफाई नहीं की, जो कि मिनिस्ट्री ने नोटिफाई नहीं की। और एक चीज़ और है, अगर आपकी कंपनी में, अगर आपकी कंपनी ऐसी कंपनी है, अगर आपकी कंपनी ऐसी कंपनी है जो 108 में फॉल करती है, तो उस केस में ये जो 10 आइटम्स पोस्टल बैलेट पे जिसके लिए मैंडेटरी है, आप पोस्टल बैलेट से तो करवा ही सकते हो, आप ई वोटिंग से भी करवा सकते हो, और दोनों का प्रोसेस अलग होता है। आपको याद होगा ई वोटिंग इज केप्ट ओपन फॉर मिनिमम 3 days मैक्सिमम 6 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग, और जनरल मीटिंग से एक दिन पहले शाम को 5 बजे रिमोट ई वोटिंग बंद हो जाती है, और फिर जनरल मीटिंग में ई वोटिंग एंड जनरल मीटिंग करवाते हैं, और फिर दोनों की काउंटिंग करके कंसोलिडेटेड रिजल्ट बनता है, चेयरपर्सन रिजल्ट अनाउंस करता है, दैट वाज देयर। लेकिन यहाँ पर अब क्या, और पोस्टल बैलेट का टाइम लंबा होता है, 30 days होता है, प्लस 7 days स्क्रूटनाइजर को मिलते हैं रिपोर्ट बनाकर कंपनी को देने के लिए, और फिर कंपनी में चेयरमैन रिजल्ट अनाउंस करता है जनरल मीटिंग में। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं वो जो 10 आइटम्स है पोस्टल बैलेट वाली, अगर आपकी कंपनी 108 पे फॉल करती है तो आप पोस्टल बैलेट से भी करवा सकते हो, ऑल्टरनेटिवली वो 10 आइटम्स आप ई वोटिंग से भी करवा सकते हो, दैट इज अलाउड। लेकिन अब पोस्टल बैलेट से कुछ आइटम्स करवाना बिल्कुल मना है। कौन सी आइटम्स है जो बिल्कुल मना है? 4 ऑर्डिनरी बिजनेस पोस्टल बैलेट से नहीं करवा सकते, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर पोस्टल बैलेट से नहीं कर सकते जिसमें रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होता है डायरेक्टर को, और रिमूवल ऑफ ऑडिटर भी पोस्टल बैलेट से नहीं कर सकते। लेकिन ये 6 आइटम्स जो आप पोस्टल बैलेट से नहीं कर सकते, ये 6 आइटम आप ई वोटिंग से कर सकते हो अगर आपकी कंपनी 108 में फॉल करती है तो सेक्शन 101 ये याद रखेगा। स्पेशल नोटिस मैंने आपको ऑलरेडी जनरल मीटिंग के साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ही करवा दिया था। मेंबर्स हैविंग 1% वोटिंग राइट और मोर और 5 लाख रुपीस पेड अप कैपिटल और मोर, दे कैन गिव स्पेशल नोटिस 14 days बिफोर द जनरल मीटिंग टू द कंपनी, एंड कंपनी विल फॉरवर्ड द स्पेशल नोटिस टू ऑल द मेंबर्स 7 days बिफोर द जनरल मीटिंग। और स्पेशल नोटिस क्यों दिया जाता है? स्पेशल नोटिस फॉर द रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, स्पेशल नोटिस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिमूव डायरेक्टर, या फिर स्पेशल नोटिस फॉर appointment of new statutory auditor in place of retiring auditor at the end of 5 years tenure, or the special notice for preventing the reappointment of statutory auditor at the end of the tenure of 5 years। तो इन कामों के लिए स्पेशल नोटिस दिया जाता है, 4 कामों के लिए एज पर कंपनी लॉ, और 2 काम 169 में बताए हुए हैं और 2 काम सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 में बताए हुए हैं। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आप रिमूवल ऑफ ऑडिटर कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल नोटिस नहीं होता है। रिमूवल ऑफ ऑडिटर होता है 140 सबसेक्शन 1 में, जिसमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, आरडी अप्रूवल लिया जाता है, फॉर्म 82 में एप्लीकेशन जाती है, आरडी अप्रूवल लेने के बाद एसआर पास होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल नोटिस अंडर सेक्शन 115 नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। और 169 का क्वेश्चन आएगा तो 115 और 169 दोनों लिखना। 140 सबसेक्शन 4 का क्वेश्चन आएगा तो भी उस केस में 115 और 140 सबसेक्शन 4 दोनों लिखना, और गड़बड़ मत करना कि सिर्फ 140 सबसेक्शन 4 लिख दिया या सिर्फ 169 लिख दिया। तो आपको 115 भी लिखना आंसर में, और साथ में जो दूसरा प्रोविजन है वो भी लिखना। टुवर्ड्स द एंड पार्ट चैप्टर में, टुवर्ड्स द एंड, आई से मिनट्स के बारे में यहाँ थोड़ी सी बात कर लूँ आपके साथ कि जब मिनट्स बनाए जाते हैं जनरल मीटिंग के तो हम कहते हैं एवरी पेज इज इनिशियल्ड और साइंड, लास्ट पेज इज डेटेड और साइंड। और कौन करेगा? चेयरमैन ऑफ दैट जनरल मीटिंग, या फिर अगर उसका हाथ पैर टूट गया, जनरल मीटिंग खत्म होने के बाद उसकी डेथ हो गई या इनएबिलिटी टू साइन हो गई, तो एनी वन डायरेक्टर विल साइन द मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग हु इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर साइनिंग। और कितने टाइम के अंदर मिनट्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए, साइन हो जाने चाहिए? विद इन 30 days। जनरल मीटिंग खत्म होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर मिनट्स प्रिपेयर भी हो जाने चाहिए, साइन भी हो जाने चाहिए। और मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग की बात करें तो विल से प्रिपेयर करने का तरीका सेम है, 30 days के अंदर प्रिपेयर हो जाने चाहिए, लेकिन साइन करने का तरीका डिफरेंट है। साइन कौन करेगा मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग? तो चेयरमैन ऑफ दैट बोर्ड मीटिंग और द चेयरमैन ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, जो भी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी 120 दिन के बाद, वो चेयरमैन साइन करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम कहते हैं द लॉ इज साइलेंट। तो ये जो मेरे बताने वाली चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पर लगभग सारी बता ही दी हैं।
और बाकी चैप्टर में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा था मैं कि जो एग्जाम में आई हुई है ना चीज़ें उसी पे फोकस करूं, आलतू फालतू चीज़ें और भी हैं बताने के लिए जो मैंने स्किप किया। सेक्शन 111 एग्जाम में अब कभी नहीं आया, तो मुझे लगा कि क्यों आपका टाइम वेस्ट करूं। वेल लास्ट मोमेंट पे आकर वाई टू वेस्ट द टाइम, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आकर मैं आपको वो देना चाहता हूं जो एग्जाम में बार बार चीज़ें आती रही हैं, मुझे लगा कि हम वही कवर करें एंड नॉट टू वेस्ट द टाइम ऑन एनीथिंग एल्स। तो मेरी तरफ से मैं कहूँगा जल मीटिंग के चैप्टर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।